आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग बूथों पर पहुंच चुकी है इलेक्शन कमीशन की टीमें। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने दूसरे मरहले के लिए शुरू की मुहिम। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भी महागठबंधन के लिए वोटों की अपील। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर एक बार फिर से उठाए सवाल। बीजेपी का जवाबी हमला। किरण रिजिजू ने कहा, मुसलसल हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं राहुल, वोटरों को गुमराह करने में मसरूफ है कांग्रेस। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। कहा, छत्तीसगढ़ ने तरक्की का लिखा नया बाब। नक्सलिज्म के खिलाफ हो रही कार्रवाई की भी की तारीफ। भारत न्यूजीलैंड शराकतदारी में नए बाब का होगा इजाफा। वजीर तिजारत पीयूष गोयल अपने न्यूजीलैंड के हम मनसब के साथ मुजव्वज़ा FTA का लेंगे जायजा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में भारतीय बिरादरी को बताया अहम कड़ी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर समाअत आज। व्हाइट हाउस का बयान किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार। इक़्तिसादी सलामती ही मुल्क की सलामती की कुलीद। और खबरें अब तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम कल ख़त्म होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। कल यानी 6 नवंबर को होने वाली इस इलेक्शन में 2616 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 18 अजला की 121 सीटों पर पहले मरहले में 1314 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की टीम आज शाम तक हर पोलिंग बूथ पर पहुँच जाएगी। पहली बार हर हल्के में एक जनरल मुबस्सिर का तकर्रुर किया गया है। इंतखाबी अमल की मुकम्मल निगरानी को यकीनी बनाने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशंस पर वेब कास्टिंग की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को तशद्दुद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। रियासत में मुनासिब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। और बिहार में इंतखाबी सरगर्मियों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। रैली और अवामी जलसे भी बड़ी तादाद में हो रहे हैं। इसी तनाजुर में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बिहार के मशरक़ी चंपारण के मधुबन असेंबली हल्के में एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव हुकूमत के जंगल राज को याद किया। उन्होंने अवाम को NDA हुकूमत के तहत होने वाली तरक्की के बारे में भी आगाह किया। पकड़ कर धार कर ले जाएगी, इसलिए सड़क मत बनाओ। ये लालटेन युग देखा है हमने, ये लालटेन युग। आज 31,000 गांव को जोड़ दिया गया है और पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे 3,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। और दीदी 11 तारीख का इंतजार कीजिए। नीतीश बाबू 14 तारीख के बाद 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में डालेंगे ताकि आपका विकास हो सके, आपको आगे बढ़ाया जा सके। और बीजेपी के सीनियर लीडर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई में इंतखाबी रैली निकाली। वजीर दिफा ने कहा कि RJD के दौर में बिहार में खौफ का माहौल था। राजनाथ सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि हुकूमत को ईमानदारी से चलाया जा सकता है। RJD के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, RJD के इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री थे लालू जी, पहले भाइयों सबके ऊपर भ्रष्टाचार किया, लेकिन 20 वर्षों से आप नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। पहले भाइयों, केवल मैं NDA की बात नहीं करता हूं, विरोधी दल का नेता भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं। NDA का चरित्र है। जानकारी मेरी आ गया कि व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, फिर सत्ता की कुर्सी उसे छोड़नी ही पड़ेगी। और हरियाणा असेंबली इंतखाबात में वोट चोरी के राहुल गांधी के इल्ज़ामात पर बीजेपी ने जवाबी हमला किया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एग्जिट पोल में अपनी शिकस्त को देख तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रही है।
हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। लोकतंत्र में पराजित हो या जीत हो, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का नियम है। हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दिया, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उस समय जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात में एन कबल हारे हुए इंतखाबात से मुतालिक बेबुनियाद दावे करके वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि बिहार के हकीकी वोटर SIR से खुश हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ राहुल गांधी के साथ मसला है और ये कि उनके इत्तेहादी RJD के लीडर भी राहुल गांधी के ख्यालात से मुत्तफिक नहीं हैं। अभी SIR जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है, जो नकली है जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रो रहे हैं और प्रॉब्लम सिर्फ राहुल गांधी में है। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत लोग अभी दुखी हैं। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके वहाँ प्रचार में ना आए क्योंकि वो आने से जो थोड़ा कुछ चांस है वो भी बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा वो RJD के नेता भी कभी भी राहुल गांधी का लाइन का बात करता ही नहीं है। मुल्क की 12 रियासतों में शुरू हुई SIR की कार्रवाई के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए। मरकजी वजीर और बिहार BJP के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सख्त तनकीद करते हुए ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में मिलने वाली शिकस्त फाश से अपना सर बचाने का एक हरबा है। यहाँ सबको पता है कि राहुल गांधी मुल्क की आइन, जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम या वोटिंग के हक पर यकीन नहीं रखते। वो एक ऐसी मिसाली दुनिया में खोए हुए हैं जिसमें उनको लगता है कि न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहे वही हो सही। लेकिन सच यह है कि वो बिहार के इंतखाबात में मिलने वाली शिकस्त से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी पता है कि कांग्रेस और RJD समेत पूरे अजीम इत्तेहाद की बिहार में हालत ख़राब है और आवाम उन्हें मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं। ये हर बार एक झूठ लेकर आते हैं और वो झूठ का बम फट जाता है, उसके बाद ये नया झूठ लेकर आते हैं। राहुल गांधी झूठ और फॉल्स नैरेटिव के रिसर्च सेंटर बन चुके हैं, उनका कोई संजीदगी से नहीं लेता। इन तमाम हरबों के बावजूद राहुल गांधी एक और नाकामी की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बयान पर कहा कि फ़ौज को ज़ात पात और मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करना जमहूरियत के लिए अफसोसनाक है और ऐसे मसाइल को सियासत में नहीं लाना चाहिए। अगर देश के LOP लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मज़हब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन पर? आप, आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूँ कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यही पार्टियां जो बरसों से जात पात की सियासत करती रही हैं अब फौज को इसमें घसीट रही हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है। यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग
देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं। जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की ज़रूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफ़ी है। आज इलेक्शन कमीशन में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अपनी गलत हरकतों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जो सरकारी दुरुपयोग किया गया वो कांग्रेस का, ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुक्रम है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। 14 वोट जो है उस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने गलत शाही का प्रयोग कर कैंसिल करवाए, वो काम भी कांग्रेस ने किया, किसी और ने नहीं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, अब अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अब किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस तरह के आरोप लगाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि एसआईआर का मकसद आईनी शफाफियत को बढ़ाना और वोटर लिस्ट को पाक करना है। ममता बनर्जी की मुखालफत का मकसद कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए है, क्योंकि वो शफाफियत और जवाबदेही से डरती हैं। एसआईआर जरूर होगा, यह आइन और अवाम दोनों की मर्जी है। एसआईआर का पूर्णतः कार्य संवैधानिक और पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है, मतदाता सूची को शुद्ध और बढ़िया करना है। ममता बनर्जी का विरोध केवल भ्रम और भय फैलाने की राजनीति है। बंगाल की जनता समझ चुकी कि ममता बनर्जी का असली डर पारदर्शिता और जवाबदेही से है। एसआईआर तो होगा ही, क्योंकि ये संविधान की मर्यादा और जनता की इच्छा दोनों है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने ऑकलैंड में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गर्मजोशी से मुलाकात की। इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने पीयूष गोयल से मुलाकात पर अपनी खुशी जाहिर की और भारत न्यूजीलैंड के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक की मईशतें एक दूसरे की तकमील करती हैं और दोनों ममालिक मिलकर कई मुश्तरका शोबों में फ़ायदेमंद ताउन कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान एफटीए यानी आज़ाद तिजारती मुआहदे के बारे में मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों ममालिक के इरादे नेक और मजबूत हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि जैसे ही कोई अच्छी डील तय पा जाएगी हम उसे हतमी शक्ल देंगे। उन्होंने कहा कि ये जल्द हो सकता है या कुछ वक्त भी लग सकता है। पीयूष गोयल ने इस इक़दाम को मुस्तक़बिल की बुनियाद रखने के तौर पर बयान किया। दोनों तरफ से दोनों देशों के बीच इरादा पक्का है, इरादा नेक है। अच्छे इरादे से किया हुआ काम अच्छा होता है और अच्छा डील जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन हम फाइनल कर देंगे। वो जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा समय भी लग सकता है। समय इसलिए इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आखिर ये एक भविष्य के लिए नींव रखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन ने आज मेहतारी वंदना योजना की 21वीं किस्त जारी की। छत्तीसगढ़ हुकूमत की मेहतारी वंदना योजना की 6.9 मिलियन से ज़्यादा ख़वातीन मुस्तफ़ीदीन को 21वीं किस्त जारी की गई है। मुस्तफ़ीदीन में 7,658 बस्तर डिवीज़न के उन देहातों से हैं जो पिछले 22 महीनों में छत्तीसगढ़ हुकूमत की तरफ से जारी माओ नवाज मुखालिफ मुहिम की वजह से माओ नवाजों के असरात से आज़ाद हुए हैं। ये ख़वातीन पहली बार इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हुई हैं। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज मुल्क के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 4.0 का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अब कैंपेन 4.0 शुरू किया जा रहा है ताकि मुल्क भर के पेंशनर्स अपने लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से घर बैठे ही जमा करा सकें। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक 25 लाख से ज़्यादा लोग चेहरे की तस्दीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। इनमें 35,000 से ज़ायद अफराद 90 साल से ज़ायद उम्र के हैं। उन्होंने कहा कि भारत शायद पहला मुल्क है जहां सर्विस सेक्टर के काम के लिए इतने बड़े पैमाने पर चेहरे की तस्दीक का निज़ाम इस्तेमाल किया जा रहा है। We are now into this 4.0 from 1st of November to 30th of November. Out of these 25.4 lakh of the pensioners who have used
face authentication. We have, which is even more encouraging, we have 30,500 who are above 90. It's also a matter of pride that we are among the first possibly in the government sector for having used face authentication technology for a good cause. Earlier on, it got to be adapted before us by the criminal world. राजधानी दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी इन दिनों अपने क़याम की 105वीं सालगिरह मना रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। तमसीली मुशायरे की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए जामिया में इस बार भी शानदार तमसीली मुशायरा हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर मज़हर आसिफ, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर नीलुफर अफजल के साथ सैकड़ों सुखन फहम अफराद ने मुशायरे में शिरकत की। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर की हिदायतकारी में हुए इस तमसीली मुशायरे में फ़नकारों ने हज़रत अमीर खुसरो, मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब, जिगर मुरादाबादी, अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ जैसे शुरा की तमसील की। दफ्तर बनाए अबनाए जामिया की इस पेशकश को बहुत ही पसंद किया गया। अजमल साहब, अजमल सुल्तानपुरी, आप इस्तकबाल कीजिए, आपके तैयार। मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान। चारा साजों की चारा साजी से डर बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, दवा दो मगर ये बता दो मुझे आराम तो। ये चांदनी रात, ये बिरह की पीड़ा, ये चांदनी रात, ये बिरह की पीड़ा, जिस तरह उलट गई हो नागन दस्त। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं काबिल, जब विधि से न टपका तो फिर शबाने हिजरा दराज चूज़ुल, शबाने हिजरा दराज चूज़ुल, बरोज़े वसलत झूमरे पोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। दुनिया के सितम यार, न अपनी ही वफा यार, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा यार, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा यार। मुझे ये भी ना रहा यार। और रुख करते हैं आलमी खबरों का। सऊदी अरब अपने फ्लैगशिप ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के एक हिस्से के तौर पर इंडिया वीक मना रहा है। रियाद की सऊदी पार्क दुनिया भर की सकाफतों और सबसे अहम भारतीय सखावत की मुख्तसर शक्ल बन गया है। डीडी न्यूज़ की टीम ने सऊदी अरब में भारत के सफ़ीर डॉक्टर सुहेल एजाज खान से सऊदी पार्क में तकरीब के सिलसिले में बातचीत की। हम रियाद में हैं जहां ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव बनाया जा रहा है और भारत को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे साथ भारत के राजदूत जो सऊदी अरेबिया में है डॉक्टर सुहेल एजाज खान साथ में हैं। जी सुहेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। बताइए कि भारत वीक बनाया जा रहा है, एक तरह से भारत सप्ताह बनाया जा रहा है, इंडिया वीक, क्या मायने हैं?
बहुत बड़ा इंडियन कल्चरल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं, हमारे कलाकार लोग हैं, इंडियन कल्चर की तमाम चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन तरह तरह के खाने यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे सऊदी फ्रेंड्स बहुत इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और इस तरह से वो इंडियन कल्चर को अप्रिशिएट करेंगे। हमने यहाँ काफ़ी कुछ देखा, हमने देखा कल्चरल ट्रूप्स आए हुए हैं, हमने बॉलीवुड देखा, हमने यहाँ कॉन्सर्ट्स देखे, हमने यहाँ पे काफ़ी कारीगरों का काम भी देखा, एक चूड़ी भी दी गई आपको। बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ भारत का रिप्रेजेंटेशन के उनकी भागीदारी देख के? देखिए, यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में हैं और ये बिल्कुल एक मिनी इंडिया की तरह यहाँ माहौल है। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ मेले लगते हैं उस तरह का माहौल है और हमारे कारीगर लोग मौजूद हैं। राजस्थान से कुछ चूड़ी बनाने वाले कारीगर आए हैं, उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से और कलाकारी के साथ 1 मिनट में हमें एक बढ़िया सा कंगन बना के दिया और हमारे सऊदी फ्रेंड्स उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर लाइव मेहंदी लगाने का भी इंतज़ाम है, इंडियन कपड़े, इंडियन ज्वेलरी, हर चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो भारत का दूतावास है जिसे आप यहाँ पे हेड करते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है भारत की संस्कृति को और यहाँ आगे बढ़ाने के लिए। कुछ बताइए उसके बारे में। अभी करीब 1 हफ्ते के लिए हमने प्रवासी परिचय सांस्कृतिक कार्यक्रम एम्बेसी में भी करा, जिसमें हम इंडिया की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कल्चरल शो प्रेजेंट करते हैं और उसमें सारी कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस बार हमने करीब 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के डेडिकेटेड परफॉर्मेंस रखे थे। तो ये थी एक एक्सक्लूसिव बातचीत। भारतीय दूतावास यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान के साथ। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए रियाद से। सऊदी अरब में आलमी हम आहंगी के इक़दाम के तहत इंडिया वीक मनाया जा रहा है। इसके तहत मुतादिद भारतीय कारीगर यहाँ आकर अपने फ़न की नुमाइश कर रहे हैं। DD न्यूज़ की टीम ने राजस्थान से रियाद आए एक ऐसे ही कारीगर रामदेव से उनके तजर्बे के बारे में बात की, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और पेशे से कुम्हार हैं। हम रियाद में हैं। यहाँ ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव बनाया जा रहा है और कई देशों की संस्कृतियों को यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें भारत भी है। हमारे साथ एक कारीगर हैं, आप कुम्हार हैं, राजस्थान से यहाँ आए हैं, रामदेव जी। कब आए आप यहाँ पर और कैसा चल रहा है आपका काम? काम बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया लग रहा है और बहुत अच्छी तरह से रखते हैं और लोग बहुत खुश होते हैं देख देख के कि इंडिया का वास्ते में कोई कल्चर है, तो लोग ले भी जाते हैं और बनाने के भी प्रैक्टिस करते हैं। क्या कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम मैं तो 15 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन विदेशों में मैंने 3-4 साल से मैं आ रहा हूँ। पहली बार आए हैं आप सऊदी अरेबिया या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुका हूँ। पहले बॉलीवुड लगा था 4 महीने का, उस 4 महीने में करके गया था और अब वापस आया हूँ यहाँ पे। अपने बच्चों को सिखा रहे हैं आप ये काम? ये मेरा एक बच्चा दुबई में है, यही काम कर रहा है, चौकीडानी के अंदर है। अगले साल भी आओगे आप यहाँ? जरूर आएंगे। यहाँ कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कई संस्कृतियाँ यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, कई देशों से लोग आए हैं, आप यहाँ एक तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं हमारा भी और बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोग देखते हैं, आर्टिस्ट भी देखते हैं और खुश होते हैं बड़े। ये हाथी ऊँट बनाता है, वहाँ से ये लेके जाते हैं। हमने देखा कुछ देर पहले भारत के राजदूत आए थे, आपसे मुलाकात हुई, कैसा लगा आपको? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला आप कहाँ से हो? मैं बोला मैं ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ आया हूँ, तो आपको कैसा लगा? मैंने बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे काम चल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रामदेव जी, एक कारीगर हैं जो भारत से आए हैं, यहाँ अपना काम कर रहे हैं और देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे कारीगरों का काम देखने के लिए और भारत को बहुत पसंद किया जा रहा है, ऐसे कारीगरों को बहुत पसंद किया जा रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए रियाद से। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। क्या जमाना था कि सब एक जगह रहते थे,